पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ना सोचे, हम सबके लिए सोचे, पूरे देश को साथ में लेके चले। मुझे कोई ऐसे को वोट करना था। बिल्कुल, देखिए तो ये दो युवा हैं। गुजरात में हम मानते हैं कि यहाँ पर पिछली बार भी जब चुनाव था तो बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप कर गई थी। तो ये मानकर चलते हैं कि बीजेपी के यहाँ बड़ी तादाद में वोटर्स हैं, पारंपरिक वोटर्स हैं, लेकिन जो नए जनरेशन के वोटर्स हैं वो क्या सोचते हैं? वो अलग सोचते हैं या वो भी वही सोचते हैं जो पुराने वोटर्स हैं? ठीक है पंकज, हालांकि उनके दिल में क्या ये जानने की आपने कोशिश की या धीरेन्द्र सर लगातार जुड़े हुए? धीरेन्द्र सर, मतलब दो फेज हमने देखा, लोगों में उत्साह क्यों नहीं? वो जो उत्साह होना चाहिए लोकसभा चुनाव को लेकर, वो उत्साह मतदाताओं में नहीं दिखाई दे रहा, जो आंकड़े अभी तक आए हैं। देखिए, हर चुनाव में कुछ ना कुछ लोग राहुल सीखते हैं, खासतौर से जर्नलिस्ट हों या चुनावी विश्लेषक हों, जो लोग देखते हैं कि आखिर चुनाव के बाद फिर उसको अलग तरह से एनालाइज करते हैं। अगर आप देखेंगे कि 2014 में किस तरह से लोग बाहर निकले, फिर 19 में निकले, लेकिन 2024 में वो नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे सियासी सरगर्मी इतनी ज्यादा है, नेताओं के बयानों की गर्मी इतने ज्यादा है, वो भी लोगों को बाहर निकालने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मुझे लगता है कारण जरूर निकलेंगे, लेकिन वो सब 4 जून के बाद ही हम लोग एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि पहले दो फेज को अगर आप गौर करते हैं तो एक ऐसी जगह पर था, ऐसी जगह चुनाव था, तमाम जगह पहले में देखें आप, चाहे वो तमिलनाडु से लेके तमाम उन सीटों को अगर आप गौर करते हैं तो सब जगह पर बड़ा टफ मुकाबले वाली सीट थी। पश्चिम यूपी का जहां आगे बढ़कर खास तौर से मुस्लिम वोटर्स और वो निकलते हैं, वोट करते हैं, ये हमेशा कहा जाता है, वो भी आपको परसेंटेज नीचे दिखेगा। यहां तक कि रामपुर जैसी सीट, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड, 52% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, वहां भी सबसे ज्यादा नीचे गया वोट परसेंटेज। गर्मी का उदाहरण दिया गया, मुद्दों की कमी दी गई, या फिर लोग जो जीतने वाले लोग हैं उनके अंदर ये कहा गया कि जैसे सत्तारूढ़ पार्टी ने ये कहा कि 400 पार का नारा है पीएम मोदी के इस नारे के बाद, बाकी तमाम कोई विरोध नहीं बचा। और विरोधियों ने भी इस नारे को इसलिए स्वीकार कर लिया कि शायद इस बार हमारे लिए कोई स्पेस नहीं है, फिर कोई नए मुद्दे खोजने होंगे, अगले चुनाव का इंतजार करना होगा। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक और चीज देखनी होगी कि हम इस इलेक्शंस को किस फेज में देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार का जो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन था वो इलेक्शन लड़ा गया था, सपा, बसपा और आरएलडी। ये एक ऐसा गठबंधन था जो इधर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल यूपी से आगे बढ़ते हुए अगर आप लास्ट तक जाते हैं तो सब जगह बहुत ही प्रभावी साबित हो रहा था। लेकिन उस पर भी जिस तरह की जीत बीजेपी को मिली, मुझे लगता है कि इस बार उनके जो कोर वोटर्स हैं उनको भी ये लग रहा है कि गठबंधन भी नहीं है, बसपा अपने ताकत के साथ अलग से लड़ रही है, सपा अलग है, और वो जो लड़ाई है वो अपने काडर के अलावा मुस्लिम वोटर्स को लेकर है। तो बाकी तमाम चीजों को जोड़ने के बाद ही शायद जीत का गणित बैठता, वो जुड़ता नहीं दिख रहा है। इसीलिए वो लड़ाई तो है, लेकिन ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में 2027 की ज्यादा दिख रही है कि उस वक्त हम क्या कहेंगे अपने वोटर्स को, हम ये कह पाएंगे कि देखिए मुस्लिम वोटर्स हमारी तरफ आया। तो मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ी चीज है, और बीजेपी के काडर्स को ये लग रहा है कि वो जीत रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनके सामने कोई चुनौती नहीं। उनको कई सारी चीजें इसमें रेशनल दिखती हैं कि पिछली बार जो, अगर हम लोग उसको एक आंकड़े के तौर पे देख लें, अगर राहुल की अगर 5.5% बीजेपी को 10% वोट अगर टोटल डाले तो 5.5 बीजेपी को मिलता है और 4.5 विपक्ष को मिलता है। तो बीजेपी से बहुत बड़ा मास माइग्रेशन होता हुआ नहीं दिख रहा, सिवाय एक राजपूतों के विरोध की आवाज के साथ। अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा रिसेंटमेंट सामने नहीं आया जो उसका नेचुरल वोटर है उसके बीच में, जो उसका कोर बेस है। उधर आप देखेंगे विपक्ष में जो सबसे बड़ा काम हुआ उसमें यह हुआ कि जो 4.5% वोट था, अगर हम 10 को मान रहे हैं, तो वो वापस डिवाइड हो गया। तो आप चाहे बसपा जो बहुत जगह उसने अपने स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी प्लेसिंग की है अपने उम्मीदवारों की, जिनको जाति और धार्मिक संतुलन से कहा है। सर, मैनपुरी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए, वो डिम्पल से बात कर रहे हैं जो कि लोकसभा उम्मीदवार भी है मैनपुरी से। लगातार डिम्पल यादव अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपना मतदान करके गई, अखिलेश यादव भी गए, और ऐसे में अभी भी उनके परिवार के लोगों के जो तमाम लोग यहाँ पर मतदान करके गए हैं और ऐसे में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर टंकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज। अब मैनपुरी की बात हो रही है धीरेन्द्र सर, देखिए एक चीज देखा जाए, जो आपका विश्लेषण है उसमें कुछ चीजें मेरे भी जहन में है
कि अखिलेश यादव को देख लीजिए, बहुत कम, मतलब पहले और दूसरी फेज में देखा जाए तो बहुत कम वो निकले, और खासकर मैनपुरी सीट ज्यादा जिताने के चक्कर में पड़े हुए हैं, न उतना बदायूं पर, न फिरोजाबाद पर, या फिर कहे आजमगढ़ पर। दूसरा, ये अपना कन्नौज भी देखेंगे, कहा जा रहा है कि राहुल के साथ उनकी एक यात्रा भी होनी है, एक शो होना है। उधर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में प्रियंका खुद अपने भाई को जुटाने के लिए, ये अपनी अपनी सीट जिताने के लिए, पार्टी के वाकई सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए ये जुटे हुए हैं। क्या इससे भी फीका पड़ा है क्या कुछ? देखिए, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे आप मैनपुरी सीट को देखेंगे, मैनपुरी एक जातीय जो संरचना है उस सीट की, वो नेचुरली इनको आगे करती है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि यादव बाहुल्य सीट है। अगर उसमें जसवंत नगर जुड़ती है तो आप ये सोचिए कि उम्मीदवार कितने जो वोटों के साथ आगे बढ़ता है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि वो अभी इस जातिवादी फोल्ड में अपनी कास्ट को अपने पास रोकने में कामयाब दिखाई दे रही है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की है, सीएमयू मध्य प्रदेश को लाया गया, लेकिन कई बार फिर भी आपको दिखेगा कि यहां कमोबेश यादव का ज्यादातर वोट, मतलब ज्यादातर नहीं, लगभग उनका वोट कंप्लीट उन्हीं की तरफ जाता है जो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। तो यहां वो बहुत सहज हैं, लेकिन वो अपने भाइयों के उस पर नहीं जा रहे, जो उनके आदित्य यादव हैं जो बदायूं से लड़ रहे हैं, या फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव के बेटे हैं, उनके लिए उस तरह के प्रयास अगर नहीं दिख रहे तो उस पर जरूर आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत सहज है उनके लिए कि वो, हाँ, कन्नौज में उनको एक मुकाबला झेलना पड़ेगा, क्योंकि सुब्रत पाठक न केवल बीजेपी के टिकट पे बल्कि एक फाइटर स्पिरिट के साथ लीडरशिप है। अगर आप उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो हार के जीते हैं, यानी एक लगातार कंटिन्यूटी है उनकी वहां की लड़ाई में, और इसीलिए इतनी बड़ी सीट को वो जीत पाए। और इसको कहा भी जाता है इस हिस्से में जहां हम लोग देख रहे हैं, तो चूंकि पत्रकारों को जिस तरह से लिखने का शौक होता है, फला लैंड और उस तरह से, तो ये मुझे लगता है यादव लैंड उन्होंने लिखा हुआ है। तो लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहां कंप्लीट जिस तरह का मूवमेंट विपक्ष को करना चाहिए था उस तरह का दिख नहीं रहा। राहुल और जो प्रियंका, और खासतौर से जिसको अखिलेश यादव ने जब ये समझौता किया होगा तो ये बहुत जरूरी रहा होगा कि वो इन सब के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हुए दिखें। अलग अलग, हालांकि इस पे सब्जेक्ट है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं कांग्रेस की तरफ मूव ना करे, जैसा कि अलग अलग देश के राज्यों में दिखाई दिया। उसको रोकने के लिए